ब्रिगेडियर साहब, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑडियंस में स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उनके लिए भी फ्लोर ओपन करेंगे, उनके क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखेंगे। बट जिस तरीके से भी बैरिस्टर साहब ने बात की ना, बड़ी अच्छी बात की कि मज़ाहिब तो देखें दुनिया में बहुत हैं। इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दीन, कि इस्लाम जो है वो सिर्फ एक मज़हब नहीं है, वो एक दीन है, वो मुकम्मल आपको एक चार्टर जो है ना ज़िंदगी गुजारने का वो उसमें मिलता है। अब यही चार्टर हमारे बानियान पाकिस्तान ने अवाम के सामने रखा था उस वक्त कि ये इस्लामी इक़दार हैं, ये रिवायात हैं, ये तालीमात हैं, इनकी रोशनी में मुल्क बन रहा है और इन्हीं का फ़रोग़ या इन्हीं का निफाज़ जो है वो आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा। क्या वजह है कि वो हम पर नहीं कर सके? और अगर वाकई वो हो जाता, मुकम्मल उस चार्टर पर अमल होता, तो फिर आज हम इन मसाइल का शिकार ना होते जो 76 बरस से बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। हमें चीज़ों को उसके सही तनाजुर में देखना चाहिए। अब अगर हम तहरीक पाकिस्तान का जायज़ा लें तो हम ये देखते हैं कि कैबिनेट मिशन तक तो कायद-ए-आज़म भी एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हक़ में थे, मगर वो नेहरू की हट दर्मी थी जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो सकी। और फिर कायद-ए-आज़म ने इस चीज़ का इदराक किया कि ये हिंदू मेजोरिटेरियनिज़म हम पे नाफिज करना चाह रहे हैं। और चूँकि मुसलमान सदियों से बड़ी असेंडेंसी की पोजीशन में थे, और जब ये नो आबादियाती रूल उन पे मुसल्लत हुआ तो उसमें जितने इंडिसेस आप करें, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट की जो मुलाजमतें थी, तो मुसलमान बहुत पीछे रह गए। तो कुछ मसले निकले, जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान थे, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया तालीम के ज़रिए। और उससे आगे जब निकले और दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये नज़र आना शुरू हो गया कि बरतानिया अपनी नौ आबादियाती जो ये हैं रियासतें, इन पे अपना कॉलोनीज़ पे तसल्लुत मज़ीद नहीं कर सकेगा, तो आज़ादी तो मिलनी थी। तो ये मेन आइडिया ये था कि मुसलमान, चूँकि वो अशराफिया थी यूपी की और उन भारत के उन इलाक़ों की जहाँ उन्होंने हुकूमत की हुई थी, एक बोदोबाश तर्ज़ मुआशरत मुसलमानों का, इनका कल्चर वो हिंदू मेजोरिटेरियनिज़म से ख़तरे में था। तो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल जैसे उनके अफ़कार की रोशनी में ये बीड़ा उठाया गया कि सियासी तौर पर ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ चला जाए और मुसलमान फिर बॉन्डेज में चले जाएं एक हिंदू मेजॉरिटी के। तो एक अलहदा वतन का मुतालबा हुआ जिसमें वो 14 नुकात थे, और उनका मतमा नज़र यही था कि एक ऐसा मुल्क वजूद में लाया जाए जहाँ मुसलमान बग़ैर खौफ के अपने मज़हब को और अपनी अक़दार और अपने कल्चर के मुताबिक और बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मुआशी डिस्क्रिमिनेशन के, अपना ज़िंदगी जारी रख सकें। और उसके बाद जब कानून साज असम्बली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, उसका 11 अगस्त 1947, अगर आप स्पीच कायद-ए-आज़म की सुने तो वो एक चार्टर है हमारे पॉलिटिक्स के लिए भी, हमारी इखलाकी रहनुमाई के लिए भी और समाजी इंसाफ के लिए भी। उन्होंने कहा था कि अब आप आज़ाद हो चुके हैं और ये मुल्क तमाम पाकिस्तानियों के लिए होगा। बेशक आप किसी भी मज़हब या किसी भी रेस से आपका ताल्लुक़ हो, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द बिज़नेस ऑफ द स्टेट, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे। और उस पे उन्होंने बड़ा क्लियर रोड मैप दिया कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, और हम एक समाजी इंसाफ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के ज़रिए जमहूरी, जिस प्रोसेस के ज़रिए पाकिस्तान बना था वो एक जमहूरी प्रोसेस था, और उसको परवान चढ़ाया जाएगा। तो ये तो था हमारा एक रोड मैप। इसमें जो क्लैरिकल जो कुछ लोग थे, मजहबी उलमा, उनका एक रोल पाकिस्तान की मुखालफत करना भी था। कुछ लोगों ने पाकिस्तान के हक़ में काम भी किया जो कायद-ए-आज़म के साथ थे, और उन्हीं की मदद से कायद-ए-आज़म ने ये सोच आगे भी फ़रोग़ दी और उसका तज़किरा भी करते रहे कि इस्लाम के उसूल आफाकी हैं, और पाकिस्तान का जो कानून होगा या कॉन्स्टिट्यूशन आइन होगा वो
ان آفاقی اصولوں سے کسی صورت بھی متصادم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام ایک ایسا ملک ہے جس میں جمہوریت بھی ہے، جس میں اس میں سماجی انصاف بھی ہے، معاشی انصاف بھی ہے، اور ان اصولوں سے رہنمائی لے کے ہم ایک قانون بنائیں گے، اور اس قانون کی روشنی میں رول آف لا نفاذ ہوگا اور تمام جو اس کے شہری ہیں ان کو برابر حقوق دیے جائیں۔ تو یہ تو تھا روڈ میپ اور یہ قائد اعظم